नमस्ते बच्चों। तो हम लोग पिछले क्लास में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किए थे और प्रोबेबिलिटी का सेकेंड लेक्चर आज है। तो पिछले क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन तक पहुंचे थे, ठीक है ना। और उस पर क्वेश्चन कर रहे थे कि किसी इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं न्यूमरेटर में नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है ना। तो जितने उस एक्सपेरिमेंट में आउटकम्स है वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है और न्यूमरेटर में उस इवेंट का जो फेवरेबल आउटकम्स है उसका नंबर वो कितने हैं, ठीक है ना। और दोनों का रेशियो निकाल देते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी देने का या निकालने का तरीका ये भी होता है कि कभी कभी ऑड इन फेवर पूछा जाता है या ऑड अगेंस्ट पूछा जाता है। तो जब प्रोबेबिलिटी निकल गया तो ऑड इन फेवर ऑड अगेंस्ट निकाल लेते हैं, या उल्टा जब ऑड इन फेवर या ऑड अगेंस्ट दिया होता है तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। समझ गए बात। तो हम लोग आज और क्वेश्चन उस पर करेंगे। तो क्वेश्चन लिखते हैं, देखो, ए बैग कंटेनिंग 8 red and 5 white balls, सही ना। 8 red and 5 white balls. 3 balls are drawn at random. Three balls are drawn at random. Find probability that first question है, all 3 balls are white. All 3 balls are white. Second question है, all 3 balls are red. ठीक है ना। और थर्ड क्वेश्चन है, 1 red and 2 white balls. There are 1 red and 2 white balls. ठीक है, 3 क्वेश्चन करने हैं हम लोग को कि 3 बॉल जो इसमें से ड्रॉ किए उसमें से पहला क्वेश्चन है कि तीनों बॉल वाइट होने का प्रोबेबिलिटी। दूसरा क्वेश्चन है तीनों बॉल रेड हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तीसरा है कि 1 रेड एंड 2 वाइट बॉल हो, 3 में से, ठीक है ना, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है ना। चलो, तो पहली बात तो एट रैंडम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। एट रैंडम मतलब एक साथ तीनों ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। समझ गए बात। तीनों एक साथ निकाल रहे हैं हम लोग। कभी कभी ऐसा रहेगा कि एक एक करके 3 निकाले, पहले एक निकाले फिर दूसरा निकाले फिर तीसरा निकाले, उसको कहेंगे 3 balls are drawn 1 by 1, ठीक है ना। और 1 by 1 निकाले, ठीक है ना। तो 1 by 1 है। और तीसरा तरीके का ड्रॉ होता है कि 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट, मतलब पहले एक निकाले उसका कलर देख लिए फिर वापस रख दिए फिर दूसरा निकाले फिर वापस रख दिए फिर तीसरा निकाले, ठीक है ना। तो उसको कहेंगे 3 balls are drawn 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। समझ गए आप। तो पहले हम लोग एक साथ निकालने वाला भी कर रहे हैं, ठीक है ना। एक साथ तीनों निकाल लिए, ठीक है ना। और फिर देखेंगे कि 1 by 1 में क्या अंतर होता है उससे। और इसमें देखो कि जैसे पता है कि पीसी इसमें यूज होता है, तो पीसी यूज होगा तो इसमें आइडेंटिकल डिफरेंट नहीं दिया है, तो हम लोग इसमें डिफरेंट मान के ही चलेंगे, ठीक है ना। जो 5 वाइट बॉल है 5 डिफरेंट है, 1 रेड बॉल जो है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। कि प्रोबेबिलिटी जो है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है नंबर पे डिपेंड करता है, नहीं, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई और टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है ना। तो पहला जब 3 वाइट बॉल ड्रॉ करना है तो एनी जो होगा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, दिस इज इक्वल टू 5C3, नहीं 5 में से 3 एक साथ निकालिए। नहीं, एनसीआर फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं हम लोग जब n में से r सेलेक्ट करना होता है, नहीं, और r को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 5C3 और ns जो है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स
वो है टोटल इसमें 13, तो 13C3 नहीं, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गया इसका 5C3 अपॉन 13C3, ठीक है ना। तो 5C3 इज 10, ठीक है ना, और 13C3 इज 13, 12, 11, ठीक है ना, अपॉन 3 इंटू 2, सही ना। तो 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो 5 अपॉन 22 इंटू 13, तो 5 अपॉन 286, ठीक है ना। तो ये हो गया सेकेंड। ऑल 3 बॉल्स आर रेड, तीनों बॉल रेड हो, ठीक है ना। तो 8 रेड है, उसमें तीनों रेड हो, 3 रेड निकालना एक साथ, तो Ni हो गया आपका 8C3 नहीं, और NS तो वही रहेगा 13C3। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 8C3 अपॉन 13C3, ठीक है ना। और थर्ड है 1 रेड एंड 2 वाइट, एक साथ निकालना है 1 रेड और 2 वाइट। 1 रेड मतलब 8C1, Ni जब निकालेंगे तो रेड में से एक निकालना है, तो 8 में से एक निकालेंगे, और वाइट में से 2 निकालना है, तो 5C2, ठीक है ना, और NS जो है वही रहेगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 8C1 इंटू 5C2 बाई 13C3, ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरह से तीनों क्वेश्चन ये सॉल्व हो गए, ठीक है ना। तो इसमें क्या था कि तीनों एक साथ निकालना था, नहीं समझ गया। अब थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। 3 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है, कहीं कहीं का अगर तीनों एक साथ निकाला है, जैसे पीछे लिखा हुआ है, और अब लिखा हुआ है कि 3 निकालना है अभी भी, लेकिन एक एक करके 3 निकालना है, और ऐसे निकालना है कि एक निकाले और उसको रिप्लेस नहीं किए, फिर दूसरा निकाले, उसको रिप्लेस नहीं किए, फिर तीसरा निकाले, ठीक है ना। और फिर क्वेश्चन यही तीनों है, ठीक है ना, समझ गया। तो जब 1 by 1 निकालेंगे तो Ni जो होगा, अब Ni क्या होगा फर्स्ट वाले में, NS को बाद में लिखते हैं, पहले Ni लिखते हैं, ठीक है ना। चलो, तो Ni इक्वल टू, पहले हम लोग तीनों वाइट चाहिए नहीं, तो पहले 5C1 कहेंगे हम लोग, ठीक है ना, एक निकाले नहीं, अब बच गया उसमें 4, क्योंकि इसको रिप्लेस नहीं किए हैं उसमें, फिर वापस तो 4C1 निकालेंगे, ठीक है ना, फिर इंटू 3C1 निकालेंगे, ठीक है ना। इन दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है ना, ये समझना है कि जब एक साथ निकाल लेते हैं तो ये सिलेक्शन है, और एक एक करके निकालते हैं, अगर सक्सेसिव सिलेक्शन करते हैं, मतलब पहले सिलेक्शन, फिर बचे हुए सिलेक्शन, फिर बचे हुए सिलेक्शन, तो इससे अरेंज हो जाता है नहीं, ठीक है ना। मतलब ये 10 है तो ये 20 आएगा, 5C3 10 होता है, तो इसको ये आएगा 5C3 फैक्टोरियल 3, तो 6 से मल्टीप्लाई होगा 60 आएगा ये नहीं, तो ये 60 आ गया नहीं, तो ये 60 मतलब ये है 5C3 इंटू फैक्टोरियल 3 नहीं, अरेंज हो गया नहीं। मतलब वाइट बॉल को अगर हम नेम कर दें W1, W2, W3, W4, W5 इस तरह से नेम कर दें, तो 5C1 में मान लो यहाँ W1 आया नहीं, और यहाँ W2 आया, और यहाँ W3 आया, तो एक केस ऐसा भी है कि W3 यहाँ पर आया, W2 यहीं आया, W1 यहाँ आया नहीं, मतलब ये सब अरेंज हो गया नहीं फैक्टोरियल 3 में भी, तो इसमें 5C3 में फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना, सही ना। और यही बात होगा NS के साथ भी, इसमें भी फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं, तो इसमें भी लिखेंगे 13C1, फिर 12C1, फिर 11C1, तो इसको लिख सकते हैं 13C3 फैक्टोरियल 3, ठीक है ना, समझ गया। तो एक एक करके जब आपको ड्रॉ करना हो विदाउट रिप्लेसमेंट, तो उसमें आप ये भी लिख सकते हो, और या अरेंज कर लेंगे एक साथ, यही वाला फॉर्मूला लगा के एक साथ ड्रॉ कर लेंगे और फिर अरेंज कर देंगे उसको, ठीक है ना। तो लेकिन प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे
तो प्रोबेबिलिटी जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में। सेकंड में भी इसी तरह कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकंड में भी ऐसे ही हो जाएगा। थर्ड को देखो, तो थर्ड में क्या होगा कि एनी जब निकालेंगे एक एक करके निकालेंगे, नहीं तो ऐसा होगा कि पहले हम निकाले इसमें से, नहीं 8C1, ठीक है ना, फिर उसमें से अब निकालना है 2, तो 5C1 इंटू 4C1, ठीक है ना, ऐसा निकाले, ठीक है ना। लेकिन अब एक एक करके चूंकि निकाल रहे हैं, तो ये जो है 1 रेड, ये हो सकता है कि पहली बार में रेड निकाल ली, बाकी दोनों बार वाइट निकाले, नहीं, या ऐसा हो सकता है कि पहले हम लोग वाइट निकाले फिर रेड निकाले, नहीं, और फिर वाइट निकाले, सही ना, समझ गया। या हो सकता है कि पहले वाइट निकाल लिए और फिर रेड निकाले, नहीं। तो ये सारा हो गया, नहीं, क्योंकि अब जब एक एक करके निकाल रहे हैं तो फर्स्ट ड्रॉ, सेकेंड ड्रॉ, थर्ड ड्रॉ, ये डिफरेंट ड्रॉ है, ठीक है ना। तो इसको में अरेंज होगा ये, ठीक है ना। तो इसमें से 2 तो वाइट ही है, तो फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 3 वेज में अरेंज हो गया ये जो नंबर है 3 वेज में अरेंज हो गया, नहीं, सही ना। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, मतलब सब एक ही है, 40 और 160 इंटू 3, नहीं, ये भी उतना ही, ठीक है ना। तो 480 हो गई, ठीक है ना, समझ गया। और NS तो वही है, NS इज एक साथ निकालेंगे 13C3 फैक्टोरियल 3, ठीक है ना। तो इस बार PE निकालेंगे तो 480 बाई 13C3 फैक्टोरियल 3, ठीक है ना। चलो, तो तीसरा क्वेश्चन में इसमें जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आया था, ये आया था 13C3 नीचे तो है और ऊपर में 80 है, नहीं, तो ये 6 कैंसिल कर देंगे तो 80 यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है ना, सही ना। 480 है, ये 6 कैंसिल कर दिए तो 80 हो गया, तो ये भी 80 है, ठीक है ना। तो मतलब 1 बाय 1 रिप्लेस कर विथड्रॉ करने से, विथ रिप्लेसमेंट अगर विथड्रॉ कर रहे हैं 1 बाय 1, तो प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, एट रैंडम वाले में और 1 बाय 1 वाले में, ठीक है ना, क्योंकि अरेंजमेंट ऊपर भी हो रहा है नीचे भी हो रहा है तो सेम हो जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर यही काम हम लोग विथ रिप्लेसमेंट करेंगे, मतलब 1 बाय 1 विथ रिप्लेसमेंट, तब चेंज होगा, ठीक है ना। तो तीसरा ड्रॉ देखो, तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं अब। ये दूसरा था 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, और अब है 1 बाय 1 विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है ना, सही ना। तो हम लोग फिर से फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सेकेंड फर्स्ट जैसा ही होगा, ठीक है ना। फर्स्ट और थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे खाली, ठीक है ना। तो फर्स्ट का आंसर पिछले दोनों केस में सेम आया, नहीं, ठीक है ना। सेकेंड का भी सेम आया, थर्ड का भी सेम आ गया। चलो, अब इसमें क्या है कि 1 बाय 1 विथ रिप्लेसमेंट, मतलब पहले एक बॉल ड्रॉ किए, फिर उसको वापस रख दिए, फिर दूसरा ड्रॉ किए, फिर वापस रख दिए, फिर तीसरा ड्रॉ किए, इस तरह से, ठीक है ना। तीसरा बॉल में खत्म, 3 ही ड्रॉ करना था, तो हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखो, तो अब जो एनी लिखेंगे तो पहले हम लोगों को 3 वाइट ड्रॉ करना है, नहीं, एक निकालेंगे इससे, 5 में से एक निकालेंगे, नहीं, वाइट वाले में से 5C1, नहीं, उसको फिर वापस रख दिए, तो इसमें 5 फिर से आ गया, नहीं, तो फिर से एक निकालेंगे तो 5C1, नहीं, सही ना, 5C1, और फिर से वापस रख देंगे, फिर से निकालेंगे, फिर 5 हो गया तो 5C1, तो मतलब 5 क्यूब हो गई, ठीक है ना, सही ना। और NS में भी, NS में क्या होगा कि हमारे पास टोटल 13 बॉल है, तो 13 में से एक निकालेंगे,
फिर वापस रख देंगे, फिर दूसरा निकालेंगे तो 13C1, फिर 13C1, नहीं सही ना, तो 13 क्यूब हो गया, नहीं तो PE जो आएगा वो अब चेंज हो जाएगा 5/13 का क्यूब, ठीक है ना। तो पहले आया था ये वाला पहले दोनों केस में, और इस बार वो आ गया, अब चेंज हो गया, नहीं। इसी तरह से तीसरा केस में जब निकालेंगे मतलब हमको चाहिए 1 रेड, तो रेड में से एक निकालेंगे, नहीं तो NE जब निकालेंगे तो रेड में से एक निकालेंगे, ठीक है। तो 8C1 में, नहीं फिर 5C1, फिर वापस रखेंगे, फिर 5C1, नहीं तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। तो इसमें पहला बॉल रेड होगा, बाकी दोनों वाइट होगा। फिर ऐसा होगा कि ये 5 पहले 5, फिर 8C1, फिर 5, नहीं ठीक है ना, फिर प्लस 5 × 5 × 8C1, नहीं तो ये 3 होगा। तो 25 8 जा 200, और ये भी सब 200 है, तो 600 हो गया, नहीं और NS वही है 13 क्यूब, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी हो गया 600/13 क्यूब, ठीक है ना, समझ गए। तो इस तरह से ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि किस तरह से ड्रॉ करना है और उसी के हिसाब से करना है, नहीं समझ गया। अगर किसी तरह से लिखा हुआ है आप दूसरे तरीके से कर दोगे तो हो सकता है आंसर चेंज हो जाए, ठीक है ना। तो इस पे ध्यान देंगे। तो रिप्लेसमेंट के साथ जब ड्रॉ करते हैं तो n ऑब्जेक्ट है अगर, और उसमें उसमें से R हमको ड्रॉ करना है 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट। तो पहली बार में n वेज से, दूसरी बार में भी n वेज से, तीसरी बार में भी n वेज से, R में भी बार भी n वेज से, तो n का पावर R हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए आप। तो विथ रिप्लेसमेंट जब ड्रॉ करते हैं, R ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है और n ऑब्जेक्ट में से ड्रॉ करना है, तो n का पावर R हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। लेट सेट A इज E1 E2 E3 En, ठीक है ना। सेट A में n एलिमेंट्स है, ठीक है ना। A सबसेट P of A is chosen at random, ठीक है ना। तो इसके 2 का पावर n सबसेट्स होंगे, नहीं सेट A के 2 का पावर n सबसेट्स होगा, उसमें से एक सबसेट P ले लिया गया, ठीक है ना। एंड एलिमेंट्स ऑफ A, एलिमेंट्स ऑफ सेट P is replaced into A and another subset Q of A is again chosen, सही ना। मतलब क्या हुआ कि पहले तो सेट A था हमारे पास, n एलिमेंट है इसमें, इसका एक सबसेट पहले P लिया गया और P का जो एलिमेंट है फिर से P को पहले देख लिया गया क्या क्या है इसमें, और उसके एलिमेंट फिर वापस इसमें रख के फिर दूसरा सबसेट Q बनाया गया, नहीं।
मतलब रिप्लेसमेंट के साथ हुआ ये बात, ठीक है ना। मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि पी और क्यू सेम हो जाए, ठीक है ना, सही ना, इसका मतलब ये है। और अगर मान लो दो सबसेट पी और क्यू लिया जाता है रेंडम, एक साथ लिया जाता है, तो n 2 पावर n सबसेट है तो उसमें से C2 कर लेते हैं, नहीं, इसमें क्या है कि 2 पावर n में पहले को भी लेंगे और 2 पावर n में भी दूसरे को भी लेंगे, नहीं, क्योंकि एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है ना। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, P इंटरसेक्शन Q इक्वल टू 5, P इंटरसेक्शन Q 5 हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है ना। चलो तो किसी हम लोग एक एलिमेंट को इसमें देखते हैं, एक एलिमेंट को P और Q में रखते हैं, देखते हैं क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो मान लो इसमें से एक एलिमेंट है EK, नहीं, तो EK के साथ क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि EK बिलोंग्स टू P, दो सबसेट P और Q बनाया गया, नहीं, तो ऑप्शन ये है, यहाँ पर लिखते हैं साइड में, फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन कि EK बिलोंग्स टू P एंड EK बिलोंग्स टू Q ऑल्सो, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, नहीं, क्योंकि P जब बनाया गया तो P बनाने के बाद फिर एलिमेंट को वापस करके तब Q बनाया गया, नहीं, तो दोनों में सेम एलिमेंट भी रह सकते हैं। चलो उसके बाद दूसरा पॉसिबिलिटी है कि EK बिलोंग्स टू P एंड EK नॉट बिलोंग्स टू Q, सही ना, P में हो Q में नहीं हो। तीसरा P में नहीं हो और Q में हो, नहीं, और चौथा ऑप्शन हो सकता है कि दोनों में नहीं हो। यही चार ऑप्शन है, नहीं, एक एलिमेंट को अगर P और Q में रखा जाए तो यही चार ऑप्शन बनेगा, या तो दोनों में रहे या दोनों में नहीं रहे, P में रहे Q में नहीं रहे, या P में नहीं रहे Q में रहे, ठीक है ना, और कोई पांचवा ऑप्शन नहीं होता है, नहीं। तो एक एलिमेंट के लिए चार टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है ना, समझ गए। एक एलिमेंट के लिए चार टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, तो ऐसे ऐसे n एलिमेंट है, ठीक है ना, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो होगा वो होगा 4 का पावर n, ठीक है ना, टोटल आउटकम्स मतलब ns जो है 4 का पावर n, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि P सबसेट लिए पहले, 2 का पावर n सबसेट है, उसमें से एक सेलेक्ट कर लिए तो 2 का पावर n वेज, नहीं, और फिर उसको वापस रख दिया, फिर से 2 का पावर n हो गया, नहीं, फिर Q सेलेक्ट किया तो 2 का पावर n वेज, नहीं, 4 पावर n, ठीक है ना। तो टोटल तो ये हो गया। अब फेवरेबल निकालते हैं। फेवरेबल हमको P इंटरसेक्शन Q 5 चाहिए, तो पहले एक एलिमेंट EK को देखो कि ऐसे रखना है कि P इंटरसेक्शन Q में नहीं रहे, नहीं, क्योंकि 5 आना है तो P और Q दोनों में नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाला केस छोड़ के बाकी किसी तरीके से रखेंगे तो P यूनियन Q 5 आएगा, नहीं, EK नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो NS जो है, NE जो है फेवरेबल, वो एक एलिमेंट के लिए 3 फेवरेबल हुए, ठीक है ना, एक एलिमेंट के लिए 3 फेवरेबल हुए, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे n एलिमेंट है, नहीं, तो 3 का पावर n वेज, ठीक है ना, सही ना। मान लो E1 के लिए भी 3 वे होगा, E2 के लिए भी 3 वे होगा, E3 के लिए भी 3 वे होगा, नहीं, तो सबके लिए 3 वे है तो 3 का पावर n वेज, नहीं, क्योंकि रिप्लेसमेंट कर दिया गया है तो फिर सबके लिए 3 वेज हो जाएंगे, नहीं, सही ना। तो ये तीनों वेज में अगर रखेंगे EK को P और Q में, या किसी भी एलिमेंट को P और Q में, ये तीनों तरीके से, तो P इंटरसेक्शन Q में वो एलिमेंट नहीं रहेगा। तो हमको कहा गया P इंटरसेक्शन Q में कोई भी नहीं रहना चाहिए, तो हर एक के लिए 3 वे होगा, नहीं, सही ना। तो 3 का पावर n, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 3 का पावर n बाय 4 का पावर n, तो 3/4 का पावर n, ठीक है ना। इसी तरह अगर ये होता P यूनियन Q इक्वल टू S या A, P इंटरसेक्शन Q, P यूनियन Q A हो जाए, सही ना।
तो P यूनियन Q A हो जाए, मतलब हर एक एलिमेंट को P यूनियन Q में होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक एलिमेंट को P यूनियन Q में होने के लिए कौन कौन सा वे है, तो अगर इस तरीके से रखेंगे तो जो E के एलिमेंट है वो P यूनियन Q में होगा नहीं, क्योंकि दोनों में है तो यूनियन में होगा। इसमें P में है Q में नहीं है, लेकिन P यूनियन Q में होगा नहीं। इसमें Q में सेट में है, P में नहीं है, लेकिन P यूनियन Q में रहेगा नहीं। और इस तरह से रखेंगे अगर EK को P और Q में, तो यूनियन में नहीं रहेगा। तो यूनियन में रहने के लिए 3 तरीका है नहीं, सही ना। एक एलिमेंट को अगर यूनियन में रहना है तो 3 तरीके से रह सकता है वो, ठीक है ना। तो NH तो उतना ही रहेगा, Ne जो होगा इसमें, ठीक है ना। तो एक एलिमेंट 3 तरीके से, E के एलिमेंट 3 तरीके से रहेगा, मतलब E1 3 तरीके से, फिर E2 भी 3 तरीके से, E3 भी 3 तरीके से नहीं, तो 3 का पावर n में, ठीक है ना। तो इसमें भी प्रोबेबिलिटी हो गया 3/4 पावर n, ठीक है ना, सही ना। मतलब इसी से सब क्वेश्चन करना है, एक ही चीज़ लिखेंगे, एक एलिमेंट का सारा पॉसिबिलिटी लिख दिए है और उसी में से देखना है कि फेवरेबल कौन सा है, अलग अलग क्वेश्चन का फेवरेबल अलग अलग होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर यहाँ लिख रहा है, P इंटरसेक्शन Q कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट। P इंटरसेक्शन Q कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, ठीक है ना। P इंटरसेक्शन Q में एग्जैक्टली 2 एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो मान लो E के एलिमेंट को इंटरसेक्शन में रहना है, नहीं, E के एलिमेंट को इंटरसेक्शन में रहना है, तो इस तरीके से रखेंगे, एक फेवरेबल वे नहीं, सही ना। बाकी तरीके से रखेंगे तो इंटरसेक्शन में नहीं रहेगा, ठीक है ना। और जिस एलिमेंट को इंटरसेक्शन में नहीं रहना है उसको 3 तरीके से रखेंगे, ठीक है ना। तो जिसको रहना है उसको एक तरीके से, और जिसको नहीं रहना है उसको 3 तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि टोटल 4 तरीका है, ठीक है ना। तो हमको कहा गया कि 2 एलिमेंट को इंटरसेक्शन में रहना है, ठीक है ना, तो फेवरेबल निकाल रहे हैं, टोटल पॉसिबल तो वही रहेगा 4 का पावर है, सही ना। तो पहले हम लोग को कहा गया कि 2 रहना है, तो 2 इंटरसेक्शन रहना है, तो पहले 2 सेलेक्ट कर लेंगे, कौन 2 रहेगा, नहीं, 2 सेलेक्ट कर लिए, ठीक है ना, समझ गया। और फेवरेबल इंटरसेक्शन में जिसको रहना है 2 को, उसको एक एक तरीके से रखेंगे, नहीं, इस वाले तरीके से। मान लो E1 E2 रहेगा इंटरसेक्शन में, तो E1 को 1 वे से रखेंगे इस तरीके से, और E2 को भी इसी तरीके से रखेंगे, ठीक है ना। और बाकी जो n-2 एलिमेंट है उसमें से अब किसी को इंटरसेक्शन में नहीं रहना है, ठीक है ना, सही ना। तो जिसको इंटरसेक्शन नहीं रहना है उसके लिए 3 वेज है, नहीं, एक के लिए 3 वेज है, नहीं, हमारे पास n-2 एलिमेंट्स ऐसे हैं, 3 की पावर n-2, ठीक है ना, समझ गया। तो प्रोबेबिलिटी हो गया NC2 3 की पावर n-2 बाय 4 पावर n, ठीक है ना। इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E भी कहेंगे, ठीक है ना, समझ गए। तो इसी में सब लिखा हुआ है, इसमें देखना है कौन सा फेवरेबल है, कौन सा अनफेवरेबल है, और टोटल पॉसिबल 4 है, ठीक है ना, समझ गए। चलो, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कुछ एलिमेंट्स के लिए फेवरेबल 1 होगा, कुछ के लिए 3 होगा, ठीक है ना, किसमें 2 होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हमको कहा गया था कि P इंटरसेक्शन Q कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट। P इंटरसेक्शन Q सेट जो बनेगा उसमें 2 एलिमेंट होगा, ठीक है ना, 2 एलिमेंट कोई भी 2 हो सकता है, ठीक है ना। तो मान लो हम पहले 2 सेलेक्ट कर लिए रहने वाले को, नहीं, जिसको रहना है, तो NC2 में, तो मान लेते हैं E1 E2 को सेलेक्ट कर लिए। तो E1 E2 को किस तरीके से रहना चाहिए, तो इस तरीके से अगर रहेगा, दोनों सेट में रहेगा E1 भी और दोनों सेट में E2 भी, तभी इंटरसेक्शन रह सकता है, बाकी किसी तरीके से रहेगा तो इंटरसेक्शन नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो जिसको इंटरसेक्शन रहना है उसके लिए 1 में, और बाकी जो अब कहा गया एग्जैक्टली 2, तो मतलब क्या, n-2 को इंटरसेक्शन में नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। तो जिसको इंटरसेक्शन में नहीं रहना है उसमें से एक का नंबर ऑफ एज 3 है, ठीक है ना, सही ना। तो पावर n-2 कर दिए, ठीक है ना। तो ये आ गया।
चलो तो फोर्थ क्वेश्चन है P यूनियन Q कंटेन्स एग्जैक्टली 3 एलिमेंट का, ठीक है ना। चलो और NS निकालते हैं, NE निकालते हैं, सॉरी NS तो 4 का पावर NE होगा, ठीक है ना। तो NE, ठीक है ना। चलो तो फिर से वही बात है, 3 एलिमेंट जिसको यूनियन में रहना है, यूनियन में रहने के लिए फेवरेबल वेज A B C वाला है, नहीं मतलब इस तरीके से रखेंगे तो यूनियन में नहीं रहेगा, नहीं। जब कोई एलिमेंट P में भी नहीं रहेगा, Q में नहीं रहेगा, P यूनियन Q में नहीं रहेगा। और अगर P यूनियन Q में रहना है तो कम से कम एक में तो रहना ही चाहिए, या तो P में रहे या Q में या दोनों में, ठीक है। तो ये तीनों वेज है। तो जिसको यूनियन में रहना है उसके लिए 3 वे, और जिसको नहीं रहना है उसके लिए 1 वे, ठीक है ना। तो कहा गया कि 3 एलिमेंट को यूनियन में रहना है, ठीक है ना। तो पहले तो 3 सेलेक्ट कर लेते हैं NC3, नहीं जिसको यूनियन में रहना है, तो उन तीनों के लिए 3 वेज है, नहीं मान लो यूनियन 3 सेलेक्ट कर लिए E1 E2 E3, तो E1 को इन तीनों तरीके में इसके C से रखेंगे तो यूनियन में रहेगा, नहीं। या और E2 को भी इन्हीं तीनों तरीके से रखेंगे, E3 को भी इन्हीं तीनों तरीके से रखेंगे तो यूनियन रहेगा, नहीं। इस तरीके से रखेंगे तो फिर यूनियन नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो बाकी जो बच गए N-3 एलिमेंट, उसमें से किसी को भी यूनियन में नहीं रहना चाहिए। तो एक एलिमेंट को यूनियन में नहीं रहने के लिए 1 वे है, ये वाला चौथा वाला वे 1 वे। और ऐसे ही हर एक एलिमेंट N-3 के साथ होना है तो पावर N-3, ठीक है ना। तो ये हो गया NC3 और 3 का पावर 3, तो प्रोबेबिलिटी हो गया NC3 3 का पावर 3 बाय 4 का पावर N, ठीक है ना। सही ना। इसी तरह चौथा लिखते हैं, 5वां नंबर P माइनस Q कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट। P माइनस Q सेट क्या होता है? P माइनस Q सेट एक ऐसा सेट है जिसमें P के वो एलिमेंट होते हैं जो Q में नहीं है, ठीक है ना। सही ना। मतलब अगर कोई एलिमेंट P में रहे और Q में नहीं रहे तब P माइनस Q में रहेगा, ठीक है ना। तो P में रहे और Q में नहीं रहे, नहीं P में रहे Q में नहीं रहे, मतलब इस तरीके से अगर रखेंगे तो P माइनस Q में रहेगा। बाकी 3 तरीके से रखेंगे तो P माइनस Q में नहीं रहेगा, नहीं। सही ना। तो कहा गया कि 2 एलिमेंट को P माइनस Q में होना चाहिए। तो पहले NE निकालेंगे तो पहले 2 को सेलेक्ट कर लेंगे NC2 और उसको 1 वे से रख देंगे, नहीं इस वाले तरीके से। मान लो NC2 में हम लोग E1 E2 सेलेक्ट कर लिए तो E1 को भी इस तरीके से रख देंगे, E2 को भी इस तरीके से रख देंगे, ठीक है ना। सही ना। और बाकी जो N-2 एलिमेंट है उसमें से अब किसी को भी इसमें नहीं होना चाहिए, P माइनस Q में नहीं होना चाहिए। तो एक एलिमेंट को P माइनस Q में नहीं होने के लिए 3 वे है, ठीक है ना। इसमें से किसी तरीके से रखेंगे तो P माइनस Q में नहीं रहेगा, नहीं। अगर इस तरीके से भी रखेंगे तो P माइनस Q में नहीं रहेगा, Q माइनस P में रहेगा ये वाला, नहीं E के, इसमें तो नहीं रहेगा, इसमें भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो 3 वे है N-2 के लिए, नहीं। तो प्रोबेबिलिटी हो गया NC2 3 का पावर N-2 बाय 4 का पावर N, ठीक है ना। तो सेट सबसेट वाला जितने भी क्वेश्चन होंगे तो इस तरीके से करेंगे उसको, ठीक है ना। समझ गया। तो इन सारे क्वेश्चन में हम लोग परमुटेशन कम्बिनेशन यूज़ करके नंबर ऑफ वेज, फेवरेबल वेज और टोटल पॉसिबल वेज निकाले और फिर प्रोबेबिलिटी निकाले, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पर और भी आगे। तो चैप्टर को आगे बढ़ते देखो, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इवेंट, ठीक है ना। अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन तक पहुंचे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इवेंट। तो
नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इवेंट, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ इवेंट, तो इवेंट टाइप में फर्स्ट टाइप होता है, कहते हैं इसको कंपाउंड इवेंट, ठीक है ना, कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या होता है, जैसे हम लोग डाई को थ्रो किए तो सैंपल स्पेस है 1 2 3 से 6 तक, ठीक है ना, इन थ्रोइंग ए फेयर डाइस। इन थ्रोइंग ए फेयर डाइस, सैंपल स्पेस ये है नहीं। तो इसमें 1 का आना, 2 का आना, 3 का आना, 6 का आना, सब अलग अलग आना, ये सिंपल इवेंट है नहीं, एलिमेंट्री इवेंट है ये, ठीक है ना। 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो ये एलिमेंट्री इवेंट या सिंपल इवेंट है ये। और इसी में जैसे कहे थे पिछले क्लास में कि इवेंट नंबर आ जाए, तो इवेंट नंबर मतलब 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है नहीं। तो इवेंट नंबर का आना, ऑड नंबर का आना, इसमें एक से ज़्यादा सिंपल इवेंट है नहीं, सही ना। तो इसको कहते हैं कंपाउंड इवेंट। तो कंपाउंड इवेंट मीन्स वो इवेंट जो जिसमें एक या एक से ज़्यादा सिंपल इवेंट हो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इवेंट फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल इवेंट, ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक सिंपल इवेंट को कंबाइन जब कर दिया जाता है तो वो कंपाउंड इवेंट कहलाता है, ठीक है ना। जैसे 1 का आना सिंपल इवेंट है और इवेंट नंबर का आना में 1 2 भी आ सकता है, 3 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, कंबाइन हो गया, 2 और 4 6 का आना कंबाइन हो गया, तो इसको कहेंगे कंपाउंड इवेंट, ठीक है ना, सही ना। तो कंपाउंड इवेंट को हम लोग वेन डायग्राम से हैंडल करते हैं, ठीक है ना। देखो ये वेन डायग्राम में सैंपल स्पेस ये बॉक्स है, ठीक है ना, रेक्टेंगल, ये सैंपल स्पेस एस है नहीं, इसी में सब 1 2 3 4 5 6 है नहीं। अभी इसमें हम लोग 2 इवेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, एक इवेंट ए है जिसका रीजन ये है, और एक इवेंट बी है नहीं जिसका रीजन ये है, ठीक है ना। समझ गए, इस इवेंट को ए कहते हैं, इस इवेंट को बी कहते हैं, ठीक है ना। सैंपल स्पेस एस में और भी इवेंट है, अभी हम 2 पे विचार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो दोनों का कॉमन रीजन होता है इसको कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी नहीं, ठीक है ना। और ये 1 रीजन कहते हैं जिसमें खाली ए है, मतलब खाली ए मतलब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये 1 रीजन है, ठीक है ना, सही ना। इसी तरह खाली बी वाला पार्ट जो है ये वाला, ये 2 रीजन है, ठीक है ना। और दोनों कंबाइन जो है 3 रीजन है, ठीक है ना। और बाहर वाला 4 रीजन है, सही ना। तो सैंपल स्पेस को 4 पार्ट में हम लोग बांट दिए। अभी इसमें 2 इवेंट हम पे बात करें, ए और बी पे, ठीक है ना। 1 2 3 रीजन क्या है, 1 में ओनली ए है, 2 में ओनली बी है, 3 में दोनों है, ठीक है ना। और पूरा ए जो है वो 1 और 3 मिलके ए पूरा है नहीं, सही ना। बी जो है 2 और 3 मिलके ये बी पूरा है, ठीक है ना। 2 में खाली बी वाला पार्ट है, इसमें ए नहीं आया, ठीक है ना। ये वाला पार्ट में खाली बी है, और कुछ बी का पार्ट ऐसा भी जो ए के साथ है, तो वो 3 वाला है, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम लोग कहते हैं फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, ठीक है ना। ए और बी में से कम एक, उसको हम लोग ए यूनियन बी से भी कहते हैं, पी ए यूनियन बी, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी को पी ए यूनियन बी भी कहते हैं। ए यूनियन बी का मतलब या तो ए होगा या बी होगा, मतलब कोई एक होगा या दोनों होगा नहीं। तो एटलीस्ट वन का मतलब भी या तो ए हो या बी हो या दोनों हो, तो यही मतलब है, ठीक है ना। तो जब ये निकालेंगे हम लोग, तो इसको निकालने का मतलब है ये कि 1 2 3 रीजन निकालना है हमको, ठीक है ना, सही ना।
1 2 3 रीजन का नाम है, ये प्लस है, ठीक है ना। 1 रीजन प्लस 2 रीजन प्लस 3 रीजन कर देंगे तो ए यूनियन बी आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 को लिखने के लिए हम लोग पी ए लिखते हैं, 2 को लिखने के लिए पी बी लिखते हैं, लेकिन जब पी ए लिखे तो 1 + 3 लिख दिए हैं, ठीक है ना। पी ए मतलब ये पूरा, ठीक है ना, सही ना। 2 मतलब ये पूरा, ठीक है ना। तो इसमें ये 1 + 3 है, ये 2 + 3 है, तो 3 2 बार आ गए, दोनों में 3 आ गया। हमको 3 एक बार चाहिए, तो एक बार 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो ये ए और बी का फॉर्मूला है, ठीक है ना। कंपाउंड इवेंट है ये, ठीक है ना। ए और बी से मिल के बना है ये, इसमें ये भी कंपाउंड इवेंट है, ए और बी से मिल के बना है, ठीक है ना। समझ गए? तो ये पूरा ए यूनियन बी है नहीं, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी पी एस मतलब पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस -4 रीजन, ठीक है ना, सही ना। तो 4 रीजन क्या है, देखो 4 रीजन है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, नहीं ये रीजन जो है ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, ठीक है ना, चौथा वाला। और ये है ए इंटरसेक्शन बी। ए डैश का मतलब ए को छोड़ के बाकी सारा, नहीं ए को छोड़ के बाकी सारा मतलब 2 और 4, और बी डैश मतलब 2 बी को छोड़ के बाकी सारा, नहीं तो 1 और 4 आ गया, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो 4 आ जाएगा, नहीं तो 4 रीजन मतलब ये, ठीक है ना। तो पी एस माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, पी एस मतलब सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी तो 1 होता है, नहीं पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो पी ए यूनियन बी को ये भी लिखते हैं। समझ गए? सैंपल स्पेस में सब दिख रहा है, उसी को देख के लिख रहे हैं। क्लियर? सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन है इस बार, 1 ऑफ ए और बी, ए और बी में से एग्जैक्टली 1 है इस बार, ठीक है ना। पिछली बार एटलीस्ट 1 था, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली 1 मतलब या तो 1 या 2, ठीक है ना। तो 1 + 2 चाहिए, तो 1 को लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं पी ए लिख दिए, मतलब 1 + 3 लिख दिए। 2 को लिखने के लिए पी बी लिख दिए, तो 2 + 3 लिख दिए, तो 3 2 बार आ गया, तो -2 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी लिख दिए, ठीक है ना, सही ना। तो ये आ गया। क्लियर बात है? तो इसमें 2 टाइम्स माइनस हुआ, इसमें 1 टाइम्स हुआ था, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन वाला चाहिए था एक, इसमें एक भी नहीं चाहिए था, मतलब दोनों वाला नहीं चाहिए, इसमें केवल एक वाला चाहिए, या तो ए हो या बी हो। उसमें था या तो ए हो या बी हो या दोनों हो, ठीक है ना। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ओनली ए अगर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ओनली ए, तो मतलब 1 खाली चाहिए, नहीं तो हम लोग लिख देंगे पी ए, लेकिन पी ए का मतलब है 1 + 2 1 + 3, तो 3 नहीं चाहिए, तो -पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। इसी तरह ओनली बी चाहिए, तो पी बी - पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो इस तरह से कंपाउंड इवेंट को वेन डायग्राम से हैंडल करेंगे, ठीक है ना। अब मान लेते हैं हमारे पास सैंपल स्पेस है, उसमें 3 इवेंट लेते हैं, ठीक है ना। ये सैंपल स्पेस है, इसमें 3 इवेंट लेते हैं, ए बी और सी, ठीक है ना। तो 1 2 3 मतलब खाली ए को 1 कर दी, खाली ए मतलब ये जो ओनली ए वाला पार्ट है ये 1 है, ठीक है ना। इसी तरह खाली बी वाला पार्ट 2 है, खाली सी वाला पार्ट 3 है, और ये 2 वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट ये 4 5 और 6 है, और तीनों जिसमें है वो 7 है, ठीक है ना, और बाहर वाला 8 है, ठीक है ना।
तो 8 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है ना। अब इसमें से निकालना है, मान लो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी, ठीक है ना। ए बी सी में से कम एक, मतलब पी ए यूनियन बी यूनियन सी। एटलीस्ट वन का मतलब होता है यूनियन, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या चाहिए कि 1 से 7 तक का एक एक बार चाहिए, नहीं 1 से 7 तक का रीजन चाहिए हमको एक एक बार सब। ये रीजन का नाम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 लिखने के लिए पी ए लिखते हैं, 2 लिखने के लिए पी बी लिखते हैं, और 3 लिखने के लिए पी सी लिखते हैं, ठीक है ना। नहीं, पी ए लिखे 1 के लिए, 2 के लिए पी बी और 3 के लिए पी सी। लेकिन जब पी ए लिखे तो 1 तो आया ही, साथ साथ ये 4 6 7 भी आ गया, नहीं सही ना। इसी तरह जब पी बी लिखे तो 2 तो आया ही, साथ साथ 4 7 5 भी आ गया, नहीं तो 4 2 बार आ गया, नहीं, और 7 भी अभी तक 2 बार आ गया है। जब पी सी भी लिखेंगे तो 7 तीसरी बार आ जाएगा, और 5 और 6 2 बार आ जाएगा, नहीं सही ना। मतलब जब ये काम करेंगे तो 1 2 3 तो आया ही, 4 2 बार आ गया, 5 भी 2 बार, 6 भी 2 बार, और 7 3 बार आ गया, नहीं। तो हम लोग 4 5 6 एक एक बार चाहिए, तो माइनस करेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, नहीं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो 4 और 7 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक बार 4 सब्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन 7 भी एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया। माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, तो बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो 5 और 7 एक एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और पी ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, ठीक है ना, तो 6 और 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें 2 बार 4 5 6 आया था, वो उसमें से एक एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया, नहीं। तो अब इसमें 1 2 3 4 5 6 सब एक एक बार बचा है, नहीं। अब 7 पे आते हैं, तो 7 यहाँ 3 बार आया था, और यहाँ 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, नहीं। तो 7 हमको एक बार भी अभी तक नहीं है, तो इसका मतलब एक बार चाहिए, तो 7 को लिख देते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। समझ गया। तो ये हो गया, मतलब यूनियन का जनरल फॉर्मूला हो गया कि बहुत सारे सेट का यूनियन का प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो पहले सबका अलग अलग प्रोबेबिलिटी का सम, ठीक है ना, फिर माइनस 2 का इंटरसेक्शन, फिर प्लस 3 का इंटरसेक्शन, और होता तो 4 का इंटरसेक्शन माइनस में, 5 का प्लस में, नहीं मतलब इवन वाला इंटरसेक्शन माइनस में, ऑड वाला इंटरसेक्शन प्लस में, ठीक है ना। तो ये यूनियन का प्रोबेबिलिटी हो गया। इसी तरह अगर निकालना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी और सी, ठीक है ना। ए बी सी में से एग्जैक्टली 1 चाहिए, पर पीछे एटलीस्ट 1 था, नहीं अब एग्जैक्टली 1 चाहिए। तो एग्जैक्टली 1 में हमको खाली चाहिए 1 2 3, ठीक है ना। तो इसका मतलब है चाहिए आपको 1 + 2 + 3 एक एक बार चाहिए, ठीक है ना। तो 1 2 3 लिखने के लिए फिर से वही लिखेंगे, नहीं तो इसमें 4 2 बार आ गया था, 5 2 बार, 6 2 बार, तो दोनों बार आप सब्ट्रैक्ट करना हो तो 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं। तो इसको लिखेंगे हम लोग पी ए + पी बी + पी सी माइनस 2 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन सी। सही ना, 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, 4 5 6 7 3 बार ऐड हुआ है, नहीं यहाँ पर तीनों में 7 आया था, और इस तीनों में भी 7 था, तो अब 2 बार जब सब्ट्रैक्ट थे 6 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, नहीं हमको 7 न्यूट्रल करना है, 7 नहीं चाहिए था, ठीक है ना। तो 3 बार ऐड हुआ था, 6 बार सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो -3 टाइम्स 7 बचा हुआ है, तो +3 टाइम्स 7 लिखना होगा, तो +3 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना।
तो ये एग्जैक्टली 1 हो गया। नहीं, तो इसमें भी प्लस माइनस वैसे ही होता है, 2 वाला इंटरसेक्शन माइनस में, 3 वाला प्लस में, फिर 4 वाला माइनस में। लेकिन इसमें कोफिशिएंट क्या होता है, एक वाले का 1 कोफिशिएंट, 2 वाले का 2 कोफिशिएंट, 3 वाले का 3 कोफिशिएंट, ठीक है ना। इस तरह से इसमें सब कोफिशिएंट 1 होता है यूनियन वाले में। एग्जैक्टली 1 वाले में 2 का इंटरसेक्शन है तो उसका 2 कोफिशिएंट 2 कोफिशिएंट होगा, 3 वाला इंटरसेक्शन है तो 3 कोफिशिएंट होगा, ठीक है ना, एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर निकालना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट टू ऑफ एबीसी में से कम 2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कम से कम 2, मतलब 4, 5, 6, 7, ठीक है ना। 4, 5, 6 और 7 चाहिए, ठीक है ना। तो 4 को लिखने के लिए लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी इंटरसेक्शन सी और पी ए इंटरसेक्शन सी। तो 4, 5, 6 तो आ गया, साथ साथ 7 तीनों बार आ गया। नहीं, तो 7 हमको एक बार चाहिए क्योंकि एटलीस्ट 2 में 3 भी हो सकता है, तो तीनों बार 7 आ चुका है तो 2 बार सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो -2 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। और इसी तरह एग्जैक्टली 2 होता तो तीनों बार सब्ट्रैक्ट कर लेते, ठीक है ना, तो इसका कोफिशिएंट 3 हो जाता, तो ये हो जाता, ठीक है ना। तो इस तरह से वेन डायग्राम से हम लोग कंपाउंड इवेंट को हैंडल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूला लिखे हैं, नहीं, तो ये फॉर्मूला, ये इवेंट जब मिल जाए तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, और इससे और भी इवेंट मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो उस इवेंट के लिए फॉर्मूला सीधा याद रखने की जरूरत नहीं है, वेन डायग्राम बना के देख लेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, ठीक है ना, समझ के बाद, और उसके हेल्प से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इसको डालते हैं, क्वेश्चन देखो करते हैं। चलो तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन फर्स्ट, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of exactly one of A comma B, exactly one of A comma B, B comma C and C comma A are L, M, N respectively. ए बी में से एग्जैक्टली 1 होने की प्रोबेबिलिटी L है, बी सी में से एग्जैक्टली 1 होने की प्रोबेबिलिटी M है, और ए सी में से एग्जैक्टली 1 होने की प्रोबेबिलिटी N है रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। देन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए बी सी टुगेदर इज के मान लेते हैं, ठीक है ना। ए बी सी में से एग्जैक्टली 1 प्रोबेबिलिटी L, बी सी में से एग्जैक्टली 1 आने की प्रोबेबिलिटी M, और ए सी में से एग्जैक्टली 1 होने की प्रोबेबिलिटी N है, और ए बी सी साथ साथ होने की प्रोबेबिलिटी K है, ठीक है ना। नहीं, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of at least one of ABC, ठीक है ना। ABC में से कम एक होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है ना। मतलब P A यूनियन B यूनियन C निकालना है हमको, ठीक है ना। नहीं,
और दिया क्या क्या है ये देखो। तो पहला तो दिया है कि तीनों एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब इंटरसेक्शन दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है के, ठीक है ना। और ए बी में से एग्जैक्टली 1 होने का प्रोबेबिलिटी होता है पी ए प्लस पी बी और -2 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। ये दिया हुआ एल। और बी सी में से एग्जैक्टली 1 होने की प्रोबेबिलिटी होता है पी बी प्लस पी सी -2 टाइम्स पी बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू एम। और ए सी में से एग्जैक्टली 1 होने के लिए पी ए प्लस पी सी -2 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू एन, ठीक है ना। समझ गया। ये दिया हुआ है हम लोगों को, ये भी दिया हुआ है, चारों चीज़ दिया हुआ है और ये निकालना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है ये वाला लिखा हुआ है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी -2 का इंटरसेक्शन प्लस 3 वाला इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो जब इन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो पी ए 2 बार आ जाएगा, पी बी भी 2 बार, पी सी भी 2 बार और ये सब भी तो 2 बार, तो 2 कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, नहीं समझ गया। और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी, और इसका वैल्यू हो जाएगा एल प्लस एम प्लस एन, ठीक है ना। ये तीनों ऐड हो गया, नहीं तो 2 से डिवाइड करते हैं ये वाला, नहीं तो ये चीज़ हमारे पास आ गया यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला आ गया, नहीं। अब इसमें ये वाला ऐड कर देंगे तो यूनियन वाला आ जाएगा, नहीं तो इसमें के ऐड कर देते हैं, दिया जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू एल प्लस एम प्लस एन बाई 2 प्लस के, सही ना। और ये एलिमेंट के ये सब प्रोबेबिलिटी है तो 0 से 1 में लाई करेगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो कुछ रिजल्ट हमारे पास रेडीमेड है, तो ये क्वेश्चन रेडीमेड रिजल्ट यूज़ किए, ठीक है ना। और जब रेडीमेड रिजल्ट नहीं हो तो हम लोग वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। समझ गया। तो पहले इसको हटाते हैं, देखो तो एग्जैक्टली 1 ये सब जो दिया हुआ है कंपाउंड इवेंट है, सब नहीं 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट से मिल के बना है, तो कंपाउंड इवेंट है। लेट पी बी इक्वल टू 3/4 पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश इक्वल टू 1/3 पी ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश इक्वल टू 1/3। तो हमको निकालना है पी बी इंटरसेक्शन सी, सही ना। तो पी बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो अब ये सब इवेंट जो है इसको समझने में दिक्कत है, नहीं ए नहीं हो रहा है, बी हो रहा है, सी नहीं हो रहा है, नहीं ए डैश मतलब ए का नहीं होना, ठीक है ना। ए मतलब ए का होना, ए डैश मतलब ए का नहीं होना, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम में बनाएंगे ए बी सी 3 इवेंट है, जैसे अभी बनाए थे तो ऐसे बना लेते हैं ए बी सी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, बाहर 8। चलो तो अब हम लोग पहले समझते हैं कि क्या क्या दिया है, ऊपर वाला तीनों दिया हुआ है तो क्या क्या दिया है, और उसके बाद देखेंगे क्या निकालना है। तो जो दिया है उसकी हेल्प से कैसे उसको निकाल सकते हैं देखेंगे। चलो तो पी बी का मतलब है, पी बी का मतलब है, बी मतलब 2 4 7 5, ठीक है ना, 2 4 5 7, ठीक है ना। ये दिया हुआ है, इसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ 3/4, नहीं ये 3/4 दिया हुआ, समझ बात। दूसरा पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो 4 और 7 है, और इसमें सी डैश मतलब सी वाला नहीं होना चाहिए तो 4 हो गया, नहीं सही ना।
तो दिस इज ओनली 4 रीजन, ठीक है ना। ये दिया हुआ 1/3 और P ए डैश इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C डैश। ए डैश का मतलब ए डैश कर देंगे तो ये सब सिर्फ आएगा, ठीक, 2 3 5, ठीक है ना। इंटरसेक्शन B करेंगे तो 2 5 आ गया, नहीं सही ना। ए डैश का मतलब है, ए डैश कहेंगे तो इसका मतलब 2 3 5, ठीक है ना। और B कहेंगे तो हो गया 2 4 5 7, सही ना। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो 2 और 5 आएगा, ठीक है ना, सही ना। और उसके बाद C डैश का इंटरसेक्शन, C डैश का मतलब है, C डैश का मतलब C को छोड़ के, C को छोड़ देंगे तो 1 4 2 आएगा, ठीक है ना। तो तीनों का इंटरसेक्शन देखेंगे तो 2 सिर्फ आएगा, नहीं सही ना। तो ये 2 रीजन है, ये भी 1/3 का आ गया है, ठीक है ना। और फिर निकालना है हमको P B इंटरसेक्शन C, नहीं B इंटरसेक्शन C का मतलब 5 + 7, नहीं 5 + 7 ये निकालना है, ठीक है ना। तो ये 2 4 5 7 में से 2 4 को हटा लेंगे तो 5 7 बच जाएगा, नहीं। तो ये 4 और ये 2 है तो इसको दोनों सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दिस इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ठीक है ना। तो 3/4 माइनस 1/3 माइनस 1/3, ठीक है ना। तो 3/4 माइनस 2/3 तो 9 - 8 1/12, ठीक है ना। समझ गए आप? तो 1/12 इसका आंसर हो गया, नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ कंपाउंड इवेंट क्वेश्चन करेंगे, इनइक्वलिटी वाले भी क्वेश्चन होते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे।